नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के बड़े अपडेट के साथ। देखिए, राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 200 में से 199 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। और सुबह साथ यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ कुंजन आचार्य जी भी जुड़े हुए। कुंजन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुंजन जी, सीधा सीधा सवाल आपसे यही, दावे तो सब कर रहे हैं लेकिन इस बार किसके दावे में कितना दम है और 2023 राजस्थान विधानसभा में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है इस चुनाव में? देखिए, आज लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और आज मतदान हो रहा है सुबह से। सबसे महत्वपूर्ण ये मामला होता है कि जब मतदान होता है तब कयास लगते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। राजस्थान में हर बार रिवाज भी है और राज भी है। ऐसा कहा जाता है कि रिवाज बदलेगा तो राज बदलेगा। ऐसा आमतौर पर होता रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जब चुनाव होते हैं तो तमाम पार्टियां अपने दावे करती हैं और दो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो अपना पूरा दमखम लगा रही है। ऐसे में देखना यह है कि आज शाम 6 बजे के बाद में जो वोटिंग प्रतिशत होगा या जो रुझान होंगे उसके आधार पर तय होगा। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या होने वाला है, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हम अपने घरों से निकलकर जब वोट देने जाते हैं तो लोकतंत्र के महापर्व में हम अपने प्रत्याशियों को चुनते हैं और नई सरकार को भी चुनते हैं। ऐसे में पार्टी की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जब अशोक गहलोत की सरकार अभी 5 साल से काम कर रही थी, तमाम तरह की अपनी योजनाओं के दम पर उन्होंने पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से लगातार प्रचार प्रसार किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत मजबूती के साथ में उन तमाम गारंटियों को गिनाया है जो कि एक एंटी इनकम्बेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होता है। तो ऐसे में देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत मजबूत तरीके से मैदान में डटी हुई हैं और आज शाम 6 बजे तक मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज के आधार पर हम ये तय कर पाएंगे एग्जिट पोल के बाद में कि क्या और किस तरह की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन कुंजन जी, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी और ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने देखा कि सत्ता पक्ष पर कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बार एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में हमने देखा कि जो महिलाओं के अपराध का ग्राफ है वो बढ़ा है, पेपर लीक का मामला सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही है। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, जब कभी भी जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसे एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो प्रतिपक्षी टीम होती है वो उन तमाम तरह की चीजों को सामने लाने की कोशिश करती है जो उस पूरे 5 साल के दौरान मुश्किलों के लिए जानी जाती रही है। इस बार भी देखिए, पेपर लीक का मामला सबसे हावी रहा और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि सरकार के मध्य में अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचाने के लिए मानेसर जाना पड़ा, रिसोर्ट में जाना पड़ा। सचिन पायलट के साथ उनकी जो तनातनी थी वो सर्वव्यापक जानकारी है। ऐसे में यह देखना कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को कैसे भुना पाती है। जब भी ऐसा होता है, लेकिन इस बार जो कन्हैया लाल तेली की हत्या होती है उसका जो मामला है वो भी काफी ज्यादा गर्मा गर्मी के बीच रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस, कहीं ना कहीं जो राजस्थान की जनता है ये देख रही है कि कांग्रेस के राज में हिंदुत्व को कितना महत्व दिया जा रहा है। बात सही है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का चेहरा लेकर, हिंदुत्व की बात लेकर आगे बढ़ती है और निश्चित तौर पर ऐसे मामले, जब आपने कन्हैया लाल का जिक्र किया, ऐसे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसको मजबूती के साथ हवा भी देती है और उसको साथ लेकर चलती भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि मैं उदयपुर का रहने वाला हूं और मैं इन तमाम चीजों पर नजर भी रख रहा हूं। ये घटना मेरे शहर में हुई थी और मुझे लगता है कि राजस्थान अमन पसंद प्रदेश है और उदयपुर तो खास तौर पर झीलों का शहर और बहुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया लाल टेलर की हत्या के बाद में जिस तरह से घटनाएं हुई और जिस तरह से राजनीतिक दलों ने उसको उठाया, कभी भी कहीं भी मतदाताओं के मन में इस घटना का जिक्र नहीं है। सिर्फ चुनावों के दौरान इसको दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुवादी जो बातें हैं, जो हिंदुत्व की बातें हैं, वो निश्चित तौर पर आती ही है चुनाव में और ये एक बहुत मजबूत तरीके से उभरती हैं ऐसी घटनाओं के पृष्ठभूमि में। तो ऐसे में राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर इन चीजों को भुनाते भी हैं, दिखाते भी हैं, इसके परिणामों के बारे में आगाह भी करते हैं। तो ये घटना इस दौरान मुझे लगता है कि घटना को साल भर ऊपर हो गया, लेकिन अभी चुनाव के दौरान ये फिर से उभर आई और पूरी गर्मा गर्मी के साथ में तमाम तरह के मीडिया संस्थानों में मीडिया की हेडलाइंस बनती रही है।
जी बिल्कुल कुंजन जी, जिस तरीके से हमने देखा कि कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है, जिहादियों द्वारा उनका गला काट दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजस्थान में उनकी हत्या के बाद उनके जो परिवार है उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, जिसके बाद कहीं ना कहीं उदयपुर की जनता समेत पूरे जो राजस्थान की जनता है काफी ज्यादा आक्रोशित इस वक्त भी है। और कुंजन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राजस्थान में कांटे की जो टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी आरएलपी द्वारा एंट्री के बाद क्या ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय नजर आ रहा है? जी देखिए, राजस्थान में दो प्रमुख पार्टियां हमेशा से रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और हमेशा से ऐसा कहते हैं कि सत्ता की रोटी बदलती रही है, हर 5 साल में राज चेंज होता रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार बनाने में जिन पार्टियों की भूमिका होती है, कई बार जब आंकड़ा सत्ता वाले मैजिक फिगर को नहीं छू पाता है, तब कई सारी नई पार्टियां जिसमें क्षेत्रीय दल भी होते हैं, कुछ निर्दलीय भी होते हैं, उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। आप देखिए कि अभी इस दौरान जब सरकार संकट में थी, कांग्रेस सरकार, और जब रिसोर्ट में मानेसर में कैद थे, उस दौरान भी बीएसपी, ये ट्राइबल पार्टी बीटीपी और भी तमाम जो लोग हैं वो उसमें शामिल रहे थे। आरएलपी की आपने बात की थी, आरएलपी ने भी कई सारे प्रत्याशी खड़े किए हैं, और राजस्थान में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर आरएलपी ने त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया, बीटीपी ने भी कर दिया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो क्षेत्र है, जिसे वागड़ क्षेत्र कहते हैं, जहां पर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने पिछली बार 2 सीटें अचानक जीतकर सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था, अभी उसके 2 हिस्से हो गए हैं। एक बीएपी बन गई है, भारतीय आदिवासी पार्टी, वहां पर भी इसने कई सारे प्रत्याशी खड़े किए हैं। तो मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण के क्षेत्र में जब भी ऐसी कई क्षेत्रीय पार्टियां जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने टारगेट मतदाताओं को रुझाने की कोशिश करती हैं, लुभाने की कोशिश करती हैं, ऐसे में जब सत्ता का समीकरण 100 सीटों तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे में ये पार्टियां सत्ता बनाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसे में ऐसी कई पार्टियां जिनमें निर्दलीय भी शामिल है, और ऐसी पार्टियां जो छोटे छोटे दलों में शामिल है। अब मैं उदाहरण देना चाहूंगा, छोटी पार्टी है जनता सेना है, जिन्होंने वल्लभनगर क्षेत्र में अपना बहुत दबदबा बनाए रखा था पिछली बार। अभी वहां पर आरएलपी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और जनता सेना भी है। तो ऐसे में आप देखना होगा कि छोटी पार्टियों को समय के अभाव के चलते मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा, लेकिन अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को आखिरकार सरकार किसकी बनती है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान में पिछले 5 सालों से कार्य किए गए, जो विकास किया गया, उसके आधार पर जनता कांग्रेस को वोट देती है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से रैलियां की गई और जिस तरीके से राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं हिंदुत्व के चेहरे पर भी अपना भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। देखना होगा इस बार जनता किसको अपना सरदार चुनती है, अपना मुखिया चुनती है।